वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज.com। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना होस्ट अलीम शेख। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र में असेंबली इलेक्शंस अनाउंस हो चुके हैं। लगभग सभी पार्टियों ने सीट शेयरिंग की अनाउंसमेंट भी कर दी है। अब फाइनल लिस्ट है जो कि लगभग सभी पार्टियों की आ चुकी है। महाराष्ट्र का ये चुनाव कितना इंपॉर्टेंस है, महाराष्ट्र का ये इलेक्शंस है जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे चुनाव की प्रक्रिया और पूरे चुनाव पर विश्लेषण करने के लिए इस समय हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फैजल बनारस वाला। फैजल बनारस वाला जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, सूफी इस्लामिक बोर्ड से भी एसोसिएट है और एक राजनीतिक विशेषज्ञ भी है। तो दोस्तों, हम आपका वक्त जाया न करते हुए सीधा फैजल बनारस वाला जी के पास आपको ले चलते हैं। फैजल जी, हेलो मुंबई न्यूज.com में आपका स्वागत है। शुक्रिया। वेलकम टू हेलो मुंबई न्यूज.com। जैसे कि हम जानते हैं कि 4 मेजर पार्टीज है जो कि इस चुनावी मैदान में है महाराष्ट्र में। कांग्रेस है, महाविकास आघाड़ी और महायुति, दो फैक्शंस है। महायुति में बीजेपी है, शिंदे गुट और अजीत दादा गुट है। बिल्कुल। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो कांग्रेस है, एनसीपी शरद पवार गुट है और आपका उद्धव गुट है। बिल्कुल। 3 मेजर प्लेयर है। और उसके बाद अगर हम छोटी रीजनल पार्टीज की बात करें तो एमआईएम भी है, वंचित आघाड़ी भी है, समाजवादी पार्टी भी है। ये जो कि इंडिपेंडेंट है। समाजवादी तो खैर महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है। तो सबसे पहले मेरा सवाल यह है आपको सीट शेयरिंग को लेकर, क्योंकि सीट शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी भी चुनाव में। आप इतने वर्षों से चुनाव देखते आ रहे हैं, आपकी अपनी एक पकड़ है, आपकी अपनी स्टडी है प्रैक्टिकली। तो जहां तक हमें लगा कि बीजेपी की ने जो सीट शेयरिंग की है, तो बीजेपी ने अपने 157 उम्मीदवार मैदान में उतारे महाराष्ट्र में। शिंदे गुट की अगर हम बात करें तो 80 सीटों का अभी तक अनाउंसमेंट हो चुका है। बिल्कुल। महाविकास आघाड़ी की बात करें तो तीनों पार्टियों ने 85 का डिस्ट्रीब्यूशन किया है, डिवाइडेशन किया अपने आप में। शरद पवार गुट है, उद्धव ठाकरे गुट है और आपका कांग्रेस है। बिल्कुल। सीट शेयरिंग को आप किस नजर से देखते हैं और इस सीट शेयरिंग का महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन पे क्या प्रभाव होगा? बिल्कुल। सबसे पहले मैं जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अलीम भाई, जितनी गिरी से गिरी मेरे तजुर्बे के अंदर मैं राजनीति इस इलेक्शन में देख रहा हूँ कि हमने कभी इतना बुरा वक्त ना कांग्रेस का देखा ना यूबीटी का देखा। उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब को जो मास्टर स्ट्रोक श्री शरद पवार जी ने जो महाविकास आघाड़ी में जो मारे 85 की, यकीन मानिए धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, ये स्थिति में लाकर उन्होंने महाविकास आघाड़ी को खड़ा कर दिया है। और महाअघाड़ी जो भारतीय जनता पार्टी हो, एकनाथ शिंदे साहब हो और अजित पवार साहब हो, इन लोगों ने जो अपना एक गणित, भारतीय जनता पार्टी ने जो 156-157 के आसपास जो उम्मीदवार उतारी है, इसे कहते हैं कि वकार, एक अपना दबदबा पकड़ रखने की एक ताकत उन्होंने दिखाई अपनी, जो कि ना कांग्रेस में देखने मिली और ना ही उद्धव बाला साहब ठाकरे की टीम में देखने मिली, संगठन में। अब यह सीधा सीधा सवाल यह आता है कि इसके अंदर फायदा किसको हो रहा है। इसकी पूरी गणित को आप समझोगे तो आप भी जानते हो, आप भी वर्षों से पत्रकारिता कर रहे हो, आप जानते हो कि जो बड़ी पार्टी होती गवर्नर उसी को बहुमत के लिए वक्त देता है और वो साबित भी कर देता है। अब 156 में अगर भारतीय जनता पार्टी 103 क्रॉस कर लेती है, जो कि ना उद्धव बाला साहब ठाकरे के पास वो आंकड़ा है, ना शरद पवार जी के पास वो आंकड़ा है और ना उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब के पास वो आंकड़ा है, जो 85 की लोगों ने स्कीम चलाई। ये सीधा सीधा ये दिख रहा है सामने कि हथेली में सजाकर एक गुलदस्ता महाअघाड़ी के हाथ में शरद पवार जी ने दे दिए कि तुम ही 5 साल राज करो। ये पूरी गणित का निचोड़ मास्टर स्ट्रोक अगर किसी ने खेला, जो 2 बड़ी पार्टी को घुटनों के बल लाकर 85 में सिमटा दिया, तो इससे पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ा खेल आगे की रणनीति में तैयार हो रहा है। यानी आप ये मानते हैं कि जो बिग ब्लंडर, बिग मिस्टेक हुआ है वो पवार साहब की तरफ से हुआ है? बिल्कुल। पूरा गणित, अगर इनको सीट शेयरिंग करनी ही थी या कोई भी ऐसा मामला था उनके शेयरिंग के बीच में, तो उनको वेट एंड वॉच भारतीय जनता पार्टी के लिए रुकना चाहिए था, ताकि वही हक से
कांग्रेस मांगे या यूबीटी मांगे, उसका हक बनता है, दोनों बड़ी पार्टी है। आज दोनों को शरद पवार ने वहां लाके खड़ा कर दिया और खुद भी 85 ले लिया, जिसकी 20 सीट की भी कोई गुंजाइश नहीं है महाराष्ट्र में। नहीं, पवार साहब की तो है ना, 20 सीट की भी गुंजाइश नहीं है। एनसीपी शरद पवार, मराठवाड़ा पूरी तरह से इनके हाथ से जा चुका है। मराठवाड़ा जिसको बाली किला जिसको कहा जाता था, जहां से उनका एक सीना तान के आज अजीत पवार साहब के पीछे पूरी की पूरी मराठा लॉबी खड़ी है, कंधे से कंधा मिलाकर। वजह क्या कि तुमने वो संगठन को जोड़े जिसकी शपथें खाई जाती थी कि हम गर्दन कटाना मंजूर है लेकिन हम इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। आज तुमने खुद के टुकड़े भी करवाए और आज ये हाल में लाके कांग्रेस और यूबीटी को खड़ा कर दिए कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। मतलब आपका ये मानना है कि सीट शेयरिंग में जो 85 उद्धव गुट और शरद पवार गुट कांग्रेस ने लिया है, ये फैसला पे उन्होंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। बिल्कुल। और जो बीजेपी है जो कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी 157 समथिंग 150 के ऊपर लड़ रही है, तो उसका फायदा बीजेपी को होगा। बिल्कुल सीधा सीधा फायदा ये, अगर वो नुकसान उठा के भी कितना उठाएंगी, 30, 20, 25, 15, 110 तो पार कर दी ना। बाकी इनके जो दो है जिनको 80 सीट मिली हुई है, एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनका तो सब जानते हैं, पूरा थाना पकड़े, माने पश्चिम महाराष्ट्र बोलो तो एकनाथ शिंदे की तूती चलती है उधर। आज आप ये देखिए कि पूरा विदर्भ आप देख लीजिए, पूरे विदर्भ में कांग्रेस 1 सीट ली है, 1, पूरी की पूरी खत्म वहां से विदर्भ से। ये हाल है यूटी के अंदर, आप हो किधर? तो अब चलो, ये आपका मानना है कि सीट शेयरिंग एक बहुत बड़ा ब्लंडर हुआ। बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी की तरफ। बिल्कुल। अब दूसरे मुद्दे, दूसरे सवाल पर मैं आता हूं आपके पास। अब इसमें एमआईएम महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो 12 से 15% मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय की पॉपुलेशन है महाराष्ट्र में। बिल्कुल। कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे जहाँ पे डोमिनेंसी इन्फ्लुएंसर है, बिल्कुल। जैसे मालेगांव है, औरंगाबाद है, नांदेड़ है, मुंबई की भी कुछ ऐसे सीट है जहाँ पे मुस्लिम वोटर्स का काफी इन्फ्लुएंस होता है, दबदबा होता है। एमआईएम की अगर हम बात करें, अभी दो प्लेयरों पे हम आते हैं, एमआईएम है और वंचित आघाड़ी है। ये भी मैदान में इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो इन दोनों का महाराष्ट्र के इस चुनाव पे कितना असर आप देखते हैं? 1% भी नहीं। ये कोई सेकुलर वोटों का बंटवारा नहीं कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसे? कोई अस्तित्व ही नहीं है, एमआईएम का भी नहीं है, कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ विदर्भ के अंदर प्रकाश तथा बाला साहेब अम्बेडकर साहब का एक अच्छी पकड़ है, अकोला के हिसाब से एक जिले के अंदर, और कुछ आजू बाजू के टुकड़े पर बनी है वो जगह के ऊपर। बाकी कहीं भी इनके वजह से इनको नुकसान होगा या उनके वजह से इनको नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग रखा गया बैलेंस के अंदर कि भाई संगठन को बढ़ाना है तो टिकट देना है, तो टिकट दी जा रही है, वोट ऑफ मार्जिन। आज शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, अपने एकनाथ शिंदे साहब की हो, ये सब पार्टी के पास है ना, टिकट के साथ 10,000 वोट आ रहे हैं। अच्छा, आप समझ रहे हो ना, इनका एबी फॉर्म मिलना यानी 10,000 कैंडिडेट को वोट गिफ्ट मिल रहे। इनको 10,000 पहले एक कैंडिडेट 10,000 लाके तो बताए पहले। मतलब आपका ये मानना है कि एमआईएम को इम्पैक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए, अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए ये चुनाव लोगों को फॉर्म देके चुनाव लड़वा रहे हैं। बस इससे ज्यादा कोई ऐसे देखो लोकसभा में भी सॉरी आपको रोक रहा हूं, रामगिरी महाराष्ट्र का मुद्दा इम्तियाज जलील ने उठाया था एमआईएम के बिल्कुल। फिर सुलेमान अजहरी मौलाना को जो अरेस्ट किया गया था, वो अभी बेल आउट हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। तो क्या इन दोनों मुद्दों को लेकर भी मुस्लिम वोटरों पे असर नहीं होगा? कोई असर नहीं होगा, 1% भी नहीं असर होगा, 1%। अच्छा, मुसलमान या ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, SC ST, उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको विकास से लेना देना है। जो विकास दिख रहा है, समाज के जो प्रतिनिधि जो चुनकर आने वाले हैं, जिन्होंने अपना एबी फॉर्म भरा है, जो भी पार्टी से, वो बरोबर होशियार है। समाज पूरी तरह देख रहा है कि विकास किसने किया किसने नहीं किया, उसके ऊपर पूरी निगाह है। और आज की जो परिस्थिति है, 120 वन मैन शो की तरह भारतीय जनता पार्टी का पूरा के पूरा दिख रहा है सामने। 100 के ऊपर बीजेपी लेके जा रही है। और ये तो 85 में ही मर गए, तीनों के तीनों।
तो आप कहां से तुम सपने देख रहे हो? कौन से सपने देख के तुम ये सीट लड़ा रहे हो? नहीं, आपका ये मानना है कि अगर आपका ये दावा है या मानना है कि इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी उभरेगी 100%। तो 100%। तो क्या राज्यपाल उसी को बुलवाएगा? बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, आप संविधान से ऊपर तो हो नहीं। दोस्तों देखिए, फैजल बनारस वाला ने एक अहम बात उठाई है एज ए राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे। इनकी बात में हमें भी दम लग रहा है, अगर आप भी गौर से इसे सुने या देखें तो, कि बीजेपी ने 150 के ऊपर सीटें ली है पूरे महाराष्ट्र में, और अगर हम 50% भी अगर मार्जिन इनका विक्ट्री मार्जिन रखते हैं तो बीजेपी 75-80 के आसपास आ सकती है। ये हम मिनिमम बता रहे हैं, जबकि बकौल फैजल बनारस वाला ये 100 के ऊपर जा सकते हैं। और अगर हम शिंदे गुट की बात करें तो 80 सीटें उन्हें दी गई है, तो अगर 50% का भी अगर हम विक्ट्री रेशियो रखते हैं तो 40-45 के आसपास शिंदे गुट जा रहा है। मतलब कहना कि महायुति का पल्ला अभी भारी दिख रहा है एज पर सीट शेयरिंग कैलकुलेशन। यस। और अगर हम महाविकास आघाड़ी की बात करें तो देखिए, शरद पवार गुट हो या फिर आपके उद्धव गुट हो या कांग्रेस हो, इनके पास 85 है। इनका भी अगर कैलकुलेशन हम 50% के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर करते हैं, विक्ट्री पॉइंट 50% रखते हैं, तो ये 40-45 के अंदर ही सिमट जाते हैं तीनों, राइट? 120 में पूरे सिमट जाते हैं तीनों पूरे 40-45 40-45 बस। और आपका ये मानना है कि बीजेपी सिंगल 75-80 मतलब 50% का अगर कैलकुलेशन हम लेते हैं, आप लेते हैं बिल्कुल, तो 75-80 तक जा रही है, तो डेफिनेटली बीजेपी भी इमर्ज विल द बिगेस्ट पार्टी इन महाराष्ट्र। यस यस। और ये जो रीजनल पार्टियां है, वंचित आघाड़ी, MIM, जी। ये इतना इम्पैक्ट या प्रभावशाली नहीं होंगे इस चुनाव में। नहीं बिल्कुल नहीं। इनके वजह से कोई कैंडिडेट हार गया ऐसी भी कोई दिख नहीं रहा है। तो कोई ऐसा दिस चेहरा स्टेज दिख पे नहीं रहा है कि जैसे कि मैं विदर्भ के अंदर कुछ जगह पे फर्क पड़े, 1 या 2 सीट के ऊपर विदर्भ में। बाकी पश्चिम महाराष्ट्र, हमारा मुंबई बोलो तो मुंबई के अंदर 20-0 कोई ऐसा नहीं। इम्तियाज जलील साहब का थोड़ा से चांसेस इसलिए लग रहा है कि वो लोकसभा में एक जिले के अंदर उन्होंने अच्छा खासा वोट 1.5 लाख के आसपास लाए, तो उसका गुडविल है। इम्तियाज जलील साहब आमदार बने, हमारी भी ख्वाहिश है जी। लेकिन उनकी एक अपनी रणनीति होगी, उनकी अपनी एक पॉलिसी होगी पार्टी की, वो हिसाब से वो रणनीति के तहत चल रहे। अच्छा, वो तो आखिरी सवाल जाते जाते फैजल जी, लोकसभा चुनाव हुए कुछ ही महीनों पहले, बिल्कुल वहां पर जो माइनॉरिटी ने रोल अदा किया है वो क्लियर कट दिखाई दिया, वो बीजेपी विरोध रहे, बिल्कुल एंटी बीजेपी रहे हैं। और यहाँ पे कांग्रेस अलायंस को काफी बड़ा बहुमत मिला, बीजेपी का सुपड़ा ही साफ हो गया था। बिल्कुल 40 के ऊपर के आसपास इंडिया अलायंस की सीटें आई है। तो महाराष्ट्र का जो माइनॉरिटी, कितनी सीटें आई है लोकसभा में इंडिया अलायंस की? 30। जी। हाँ सॉरी, 30, मैं 40 कह रहा था, आंकड़े हमें देखना होंगे। तो आपको क्या लगता है कि वही मोड़ महाराष्ट्र की माइनॉरिटी ने अभी भी बनाया हुआ है? एंटी बीजेपी मोड़ अभी भी महाराष्ट्र के मुसलमानों का है, और जो रोल उन्होंने लोकसभा में निभाया है वही रोल वो असेंबली में भी निभाएंगे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो देश के इलेक्शन होते हैं और वो राज्य के तो होते नहीं है। राज्य की हमेशा पॉलिसी अलग होती है और सेंट्रल के इलेक्शन की पॉलिसी अलग होती है। अच्छा। तो सेंट्रल के मुद्दे को ऊपर जहां पे बीजेपी को जो नुकसान हुआ इस उनके अलायंस के अंदर, सबसे बड़ा वो इफेक्ट जब लोकसभा में पड़ा था, वो 4000 किलोमीटर राहुल गांधी जी का यात्रा था, भारत जोड़ो यात्रा, उसका इम्पैक्ट था उसके उस पर हुआ। उसका वो गुडविल उनको मिला कि 100 पे आकर वो सिमट गए। ठीक है, अब ये मेरे राज्य महाराष्ट्र की बात है। तो महाराष्ट्र की राजनीति में एक आदमी ने एक विकास किया है, और ऐसा विकास किया है जिसका आदमी तस्वुर भी नहीं कर सकता। हाँ, धर्म के मुद्दे बहुत सख्ती से उठे, रामगिरी महाराज जैसा भी आपने बताया, और दूसरे मुख्तलिफ जो भी धर्म गुरुओं के ऊपर जो भी मामला चले, लेकिन सच्चाई क्या है? विकास। आप मैं चैलेंज करके कहता हूं एक विशेषज्ञ की हैसियत से कि आप बताइए विकास हुआ या नहीं हुआ। आप आम जनता के बीच में जाके पूछिए तो जनता ये बोलेंगी कि हाँ भाई, जो ब्रिज हम 10 साल में देखते थे, आज 2 साल के बाद वो नक्शा बदल जाता है, वो एरिया का वो माहौल। जी। यानी इतनी फास्ट विकास किया जा रहा है कि जिसकी सोच भी हम और आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये गुडविल सीधा सीधा किधर जा रहा है? जनता की अदालत में जा रहा है और फडणवीस साहब के गोद में जा रहा है।
बिल्कुल। तो ये यहाँ पे माइंडसेट लोगों का चेंज है। चेंज है। लोकसभा में अलग था, अभी अलग अभी है। अलग। अभी जो माइनॉरिटी वोटर्स है वो विकास के मुद्दे को देख रहा है, समझ डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र देख रहा है। 100%, 100%। अच्छा, जितना हमने इधर पूरा गणित लगाई और लोगों से बात की, तो एक ही चीज है यार, काम तो बहुत अच्छा की। काम तो ये आवाम के बीच में ये चर्चा का विषय बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे हमारे फैजल बनारस वाला मेहमान, जिन्होंने महाराष्ट्र की पूरे चुनाव में जो होने जा रहे हैं उस पर एक सरसरी तौर पे नजर दौड़ाई, कहा किस पार्टियों ने गलती की और किस पार्टी का पल्ला भारी है। ये अभी की स्थिति इन्होंने बताई है, लेकिन जैसे राजनीति है, जैसे जैसे चुनावी प्रचार चरम पर पहुंचेगा, रैली और सभाएं होंगी, तो शायद हो सकता है कैलकुलेशन और सिचुएशन और भी चेंज होंगे। लेकिन एक अहम बात इन्होंने ये कही कि महाराष्ट्र की जनता इस समय विकास मॉड्यूल को देख रही है। लोकसभा में उनका माइंडसेट डिफरेंट था और विधानसभा चुनाव जो हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शंस, वहां पे उन्होंने अपना माइंडसेट डिफरेंट रखा है, वो चेंज कर दिया है। अब देखना यह है कि आने वाला समय ये तय करेगा कि महाराष्ट्र की इस गद्दी की अगर हम बात करें, किसे महाराष्ट्र की जनता मुख्यमंत्री के तौर पे